मेरा नाम भूमि है। मैं मध्य प्रदेश के बहुत ही छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 19 साल है। मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं पढ़ने में बचपन से ही बहुत तेज़ थी। मेरा सपना था डॉक्टर बनने का। मैं कभी भी स्कूल या कॉलेज में सेकंड नहीं आई थी। जब 12वीं का रिज़ल्ट आया तो मेरी रैंक बहुत ही अच्छी आई। मेरे सारे दोस्त अपने अपने सपने पूरे करने के लिए इधर उधर जाने लगे। जब मेरी बारी आई मैंने अपने पापा से बोला कि पापा मुझे भी डॉक्टर बनना है। मैं भी बाहर जाना चाहती हूँ अपने दोस्तों के साथ और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर की तैयारी करना चाहती हूँ। पर पापा ने मना कर दिया क्योंकि मेरे ख़ानदान की कोई लड़की कभी बाहर पढ़ाई करने के लिए नहीं गई थी। पापा को लगता है कि अगर लड़की बाहर जाएगी तो बर्बाद हो जाएगी और यही कारण था जिसकी वजह से मेरा सपना चूर चूर हो गया। मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल सर ने भी घर आकर मेरे पापा से बात की कि भूमि पढ़ने में बहुत अच्छी है, वह डॉक्टर की तैयारी करना चाहती है। आप भूमि के पिता हैं, अगर आप उसका सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है भूमि को। प्रिंसिपल सर से मैंने कहा था कि सर मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, लेकिन मेरे पापा नहीं मान रहे हैं, मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। बस इतना ही सा मैंने कहा था सर को और सर ने मेरे घर आकर मेरे पापा से बात की। लेकिन पापा ने सर की भी बात को टाल दिया और उन्होंने कहा कि हमारे घर की लड़कियां बाहर पढ़ाई करने के लिए नहीं जाती हैं सर, इसलिए भूमि को मैं इजाज़त नहीं दे सकता। बस इतना पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, अब इसकी शादी की तैयारी करनी होगी। सर ने कहा आप भूमि के पिता हैं, जैसी आपकी मर्जी, मुझे बस आपसे बात करनी थी सो मैंने किया, आगे आपकी मर्जी, आप जो चाहें आप बेहतर भूमि के लिए सोच सकते हैं। इतना कहकर सर चले गए। पापा ने नहीं माना। हमारे यहाँ लड़की बड़ी हुई नहीं कि उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं। मेरे साथ भी वही हुआ। घर वालों ने मेरा रिश्ता देखना शुरू कर दिया। पापा ने कह दिया कि जितना पढ़ना था पढ़ लिया तुमने, अब हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। मैंने पापा को मनाने की बहुत कोशिश की कि पापा मैं पढ़ना चाहती हूँ, डॉक्टर की तैयारी करना चाहती हूँ। मैं बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन मेरे पापा नहीं माने और मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। आखिरकार वह दिन भी आ गया। मेरी शादी की तैयारी शुरू हो गई। आज मेरी बारात आने वाली थी। मैं दुल्हन की जोड़े में बैठी अपने सारे अरमानों को पीछे छोड़कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही थी। मेरी शादी कर दी गई। 19 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। आज मैं दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। मेरे घर वालों ने बताया था कि लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है और अच्छा काम करता है। मैं भी खुश हो गई थी कि मैं अपने पति से बात करूंगी अपनी पढ़ाई के लिए। अगर वह पढ़ा लिखा है तो वह मेरे सपनों को ज़रूर समझेगा। मैं उससे आगे की पढ़ाई की बात करूंगी, वह ज़रूर मानेगा। मैं उनको मना लूँगी। मेरा पति जब कमरे में आया वह धीरे धीरे मेरी घूंघट उठाया और उसने एक अजीब सी निगाह मेरे ऊपर डाली। ऐसा लगा जैसे वह मुझे खा जाएगा। अजीब सी खा जाने वाली नज़रों से देखा। उसकी आंखों में अजीब सा नशा था। उसकी नज़रें मुझे परेशान करने लगी थी जबकि मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन क्यों मैं खुश नहीं हो पा रही थी। खैर मेरा पति का नाम सुनील था। जब उन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो मैंने कहा सुनील जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें। मैंने कहा सुनील जी मैं जानती हूँ इस वक्त यह सब बात करने का समय नहीं है, लेकिन मैं आपसे यह बात अभी इसी वक्त करना चाहती हूँ। सुनील कहने लगा ठीक है बोलो। मैंने कहा सुनील जी मैंने अपने पापा से बात किया था, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, मैं डॉक्टर की तैयारी करना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पढ़ने की इजाज़त दें, लेकिन मेरे पति ने साफ इनकार कर दिया। वह कहने लगे क्या करोगी पढ़ाई करके, लड़कियों का काम है घर को संभालना, घर के काम करना। उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं मायूस हो गई। मैं आगे कुछ कहती इससे पहले उन्होंने मेरे होठों पर अपना हाथ रख दिया और फिर मेरी एक न सुनी। धीरे धीरे उन्होंने मुझे अपनी आगोश में ले लिया और मेरे साथ सुबह हुई तो मैं फ़्रेश होकर किचन में चली गई और सबके लिए नाश्ता बनाया। हम सब ने मिलकर नाश्ता किया। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर नहीं थे, बस जेठ और जेठानी थी। मेरा पति का एक बड़ा भाई था, वह बहुत ही अच्छा इंसान था। मेरी जेठानी भी बहुत अच्छी औरत थी। देखते देखते एक हफ्ता गुजर गया और इस एक हफ्ते में पता चला कि मेरा पति एक जाहिल इंसान है। मुझे पता था पहले ही कि
जिस इंसान से मेरी शादी हो रही है वह पढ़ा लिखा है, एजुकेशन की वैल्यू समझता है, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे पैरों तले ज़मीन तब निकल गई जब मुझे पता चला कि मेरा पति 8वीं फेल था। खैर, अब इन बातों का कोई वैल्यू नहीं थी। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब जो भी था, जैसा भी था, मेरा पति अब इसी के साथ मेरा गुजारा करना था। इसने मेरे घर वालों से झूठ बोलकर शादी की थी। मैं 19 साल की पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरा पति 35 साल का नौजवान मर्द था, जो एक जाहिल इंसान था जिसकी सोच बिल्कुल भी अलग थी। लड़कियों के लिए उसकी सोच बस इतना था कि लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेगी, उसे घर के ही काम करना है और अपने पति को शारीरिक सुख देकर उसे खुश रखना है। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी कि मेरी शादी कैसे इंसान के साथ हो गई है जो लड़कियों के बारे में ऐसी सोच रखता है। खैर, दिन इसी तरह गुजरता चला जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरे साथ मेरा पति हैवानों जैसा व्यवहार करने लगा था। मेरे साथ वह रात भर जबरदस्ती करता, मेरा मन ना होने पर भी वह मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। मैं मना करती, मैं कहती आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन वह नहीं मानता था। मेरे साथ हर रोज अब ऐसा ही होने लगा था। उसे मुझसे कोई मतलब नहीं होता था, बस उसे मेरा शरीर चाहिए होता था जिसे वह नोचना था। ऐसा लगता था जैसे एक भेड़िए को शरीर मिल गया हो नोचने के लिए और वह नोच रहा हो। मेरा पति नशे की आदी था, नशा करता था। हर रात वह नशा करके घर घुसता था और मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता था। मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं उसकी पत्नी हूँ। अब मैं इस घर में घुट घुट कर जी रही थी। मैं तंग आ गई थी। मैंने गुस्से से फैसला कर लिया कि अब मैं इस इंसान के साथ नहीं रहूँगी। मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं अपनी जेठ के पास गई, मेरी जेठानी भी वहीं थी। मैंने अपनी जेठ से कहा मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे झूठ बोलकर फंसाया गया है। मुझे यह बोला गया था कि मेरी जिससे शादी हो रही है वह एक पढ़ा लिखा इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन यह तो सरासर गलत है क्योंकि मेरा पति एक जाहिल इंसान है, नशा करता है, नशे में धुत रहता है। वह इंसान के नाम पर एक भेड़िया है जो अपनी पत्नी को पत्नी नहीं बल्कि शारीरिक ज़रूरत को पूरा करने का मशीन समझता है। मैं इसके साथ अब एक पल भी नहीं रहना चाहती। मेरा यह कहना था कि मेरा पति मेरे पास आया और मेरे बालों को खींचता हुआ कमरे में ले गया और कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी बड़े भाई के सामने ऐसी बात करने की, जो कहना है मुझसे कहो। मैंने कहा ठीक है, मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ, जॉब करना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, क्या आप इसकी इजाज़त देंगे? फिर मेरे पति ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कहा कि ठीक है, आप कहिए क्या आपकी शर्त है। उन्होंने मेरे सामने शर्त रखी कि तुम जहाँ भी जाओगी तुम्हारे साथ मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हें जहाँ भी जाना होगा वहाँ तुम खुद जाओगी और मुझे इन सब के लिए परेशान नहीं करोगी और मैं तुम्हें जो कहूँगा वही करोगी। मुझे पढ़ने का जुनून था, इसलिए मैंने उसकी सारी शर्तें मान ली। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद मैं पढ़ने लगूँगी, पढ़ लिख कर आगे कुछ बन जाऊँगी तो ये जो हालात है वह सुधर जाएगी, मेरा पति भी सुधर जाएगा। मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। मैंने एडमिशन तो ले लिया था अपने जोड़े हुए पैसे से, लेकिन मुझे यहाँ से कॉलेज जाने के लिए प्रॉब्लम होने लगी। आसपास के लोग बड़ी अजीब नज़रों से देखते थे क्योंकि यहाँ की जो भी औरतें थीं, यहाँ की बहुएं कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, ना ही पढ़ाई के लिए, ना ही किसी काम के लिए। सारे लोग घूंघट में रहते थे, मैं भी घूंघट में ही रहती थी और घूंघट में रहकर मैं पढ़ाई करने जाती थी तो लोग अजीब सी नज़रों से मुझे देखा करते थे। दूसरी तरफ मेरे पास किराए के पैसे भी नहीं होने लगे थे क्योंकि जो भी बचाए हुए मेरे पास पैसे थे वह सारे पैसे मैंने एडमिशन में लगा दिए थे। किसी तरह से मैं कॉलेज जाती थी, लेकिन कॉलेज से आने के बाद घर के सारे काम पड़े होते थे और मुझे आकर वह सारे काम करने होते थे। सारे काम मैं इधर ख़त्म करती थी तो रात को मेरा पति नशे में धुत होकर घर आता था और मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता था। वही सब जो पहले किया करता था। मैं सब कुछ बर्दाश्त करके रहती थी। धीरे धीरे इसी तरह वक्त गुजरता गया। मैं काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। मैंने अपने घर वालों से कुछ पैसे मांगे तो घर वालों ने भी मना कर दिया। घर वाले कहने लगे कि आगे पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें शादी हो गई है, अपना घर बसाओ, अपना घर को संभालो। मैंने उनकी बातों को सुनकर फ़ोन रख दिया। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने ठान लिया था कि जो भी करना है अब मुझे ही करना है क्योंकि मेरा मदद करने वाला कोई नहीं है।
किसी तरह से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगी। जॉब करने के साथ साथ इधर मैं घर के सारे काम करती थी और अपने पति के जुल्मों को भी बर्दाश्त करती थी। वह नशे में धुत होकर घर आता और मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता, मेरे साथ मारपीट भी करता। दूसरी तरफ मोहल्ले वाले मेरी नौकरी करने पर बहुत ही गंदी गंदी बातें कहते कि यह औरत अच्छी नहीं है, क्या घर से बाहर निकाल कर मर्दों की तरह काम करने के लिए जाती है, पता नहीं बाहर जाकर क्या काम करती है, कितने लड़कों से मर्दों से संबंध बनाती है। मैं लोगों के ताने सुनती, मैं उन्हें पलट कर कोई जवाब नहीं देती थी। मैं सोच चुकी थी जिसको जो कहना है कहे, मैं अपना काम करती रही। कंपनी से जब मुझे सैलरी मिली मैं बहुत खुश थी क्योंकि यह मेरी पहली सैलरी थी। मैं खुशी से घर आई। मैंने सोचा था कि मैं अपने पति को बताऊंगी और कुछ पैसे उन्हें भी दूंगी और कुछ पैसों से अपनी ज़रूरत के सामान ले लूँगी और कुछ पैसे जमा भी करूँगी। मैंने आगे की पढ़ाई भी सोची थी कि आगे भी मैं पढ़ाई करूँगी, लेकिन मेरी सोच बस एक सोच ही बनकर रह गई थी क्योंकि मेरा पति जब घर आया तो उसने मेरे पास पैसे देखे और वह पैसे उन्होंने मुझसे छीन लिए। सारे के सारे पैसे मुझसे छीन कर बाहर चला गया। मैं कहती रह गई मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ और ज़रूरत की सामान ख़रीदना चाहती हूँ, प्लीज़ वह पैसे मुझे दे दे। कुछ पैसे आप रखें, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा, लेकिन बाकी के पैसे मुझे दे दे। लेकिन वह मुझे धक्के देकर बाहर चला गया। मैं इंतज़ार करती रही जब वह रात को 10 बजे घर आया। मैंने कहा कहाँ गए थे आप और वह सारे पैसे क्या किया आपने? वह कहने लगा तुमसे मतलब, वह पैसे कहाँ हैं, क्या किया, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे पता था वह पैसे इसने क्या किया होगा। उसे बहुत ही बुरी बुरी चीज़ों की लत लगी हुई थी। वह ड्रिंक तो करता ही था और भी बहुत सी चीज़ों का नशा करता था। मैं खामोशी से कोने में जाकर सिमट कर रोने लगी। तभी मेरा पति मुझे उठाकर और घसीट कर बेड में ले जाकर पटक दिया। कहने लगा चलो रोना बंद करो और मुझे जल्दी से खुश कर दो। आज तो कितनी खुशी का दिन है ना, तुम्हें तो सैलरी मिली थी, आज तो तुम अपने पति को खुश नहीं करोगी। मैं रोती सिसकती हुई कहने लगी नहीं मुझे कुछ भी नहीं करना, लेकिन वह नहीं माना। उसने हैवानियत वाला हद पार कर दिया। उसने बहुत ही बेरहमी से मुझे नोचना शुरू कर दिया। मैं चिल्लाती रही, मना करती रही पर नहीं माना। सुबह हुई तो मैं अपने कमरे में ही थी। तभी मेरी जेठानी मेरे पास आई और कहने लगी देखो भूमि, मैं जानती हूँ सुनील बहुत ही बिगड़ा हुआ मर्द है, लेकिन तुम औरत हो, क्या कर सकती हो। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि तुम जल्दी से बच्चा कर लो, क्या पता बच्चे के आ जाने से सुनील सुधर जाए। मैं भी अपनी जेठानी की बात पर सोचने लगी। मैंने कहा ठीक है, मैं देखती हूँ, अगर मेरे बच्चे के आने से मेरा पति सुधर सकता है तो मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में लाऊंगी। मैं तैयार हो गई। मैंने अपने पति से बात किया। मैंने कहा सुनील जी, मैं माँ बनना चाहती हूँ। यह सुनना था कि मेरा पति मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा। कहने लगा कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं बच्चे का खर्च उठा सकूं। उन्होंने साफ मना कर दिया। मैं खामोश हो गई। दिन इसी तरह गुजरता गया। फिर एक दिन अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे उल्टियाँ आने लगी और चक्कर आने लगे। मेरी जेठानी दौड़कर मेरे पास आई और कहने लगी भूमि, लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं खुश हो गई कि चलो अच्छी बात है, प्रेग्नेंट हो गई हूँ। लेकिन जब यह बात मेरे पति को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसने मेरी प्रेगनेंसी गिरवा दी। वह मुझे ज़बरदस्ती खींचकर डॉक्टर के पास ले गया और मेरा अबॉर्शन करवा दिया। इसी बीच मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई, लेकिन मेरे पति ने दूसरी बार भी वही किया। अब मैं भी सोच लिया था कि अब मुझे बच्चा नहीं चाहिए, पर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई और इस बार भी जब मेरे पति को पता चला तो उन्होंने मुझे फिर से लेकर डॉक्टर के पास चला गया, लेकिन इस बार डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। डॉक्टर कहने लगा कि लगातार अबॉर्शन करने से लड़की बहुत कमज़ोर हो चुकी है, इस बार हम रिस्क नहीं ले सकते, इसमें आपकी पत्नी की जान भी जा सकती है। यह सुनना था कि मेरे पति गुस्से से लाल हो चुका था। वह मुझे घर ले आए और कमरे में बंद करके मुझे ऐसी जगह पर मारा जिसे मैं बता नहीं सकती। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। मेरे पति को मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं आया। उन्होंने मेरे पेट पर भी लात मारी। मैं जब से प्रेग्नेंट हुई थी मेरा पति मुझे अब एक नज़र भी नहीं देखता था। देखते देखते 9 महीने गुजर गए और इन 9 महीने में मेरे पति ने एक बार भी डॉक्टर से मेरा चेकअप नहीं करवाया। मेरी किसी भी ज़रूरत को उसने पूरा नहीं किया। मैं अपने बच्चे की जिम्मेदारी अकेले उठा रही थी। मेरा दिल अब मेरे पति से पूरी तरह टूट चुका था। मुझे अब सुनील के साथ रहने में घुटन महसूस हो रही थी। फिर एक दिन अचानक से मेरे पेट में दर्द उठा। मुझे अस्पताल ले जाया गया और वहाँ मुझे 2 जुड़वा बच्चे हुए
और दोनों बेटियां थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मेरा पति बिल्कुल भी खुश नहीं था। मेरे दोनों जुड़वा बच्चे ऑपरेशन से हुए थे। 5 दिन हॉस्पिटल में गुजारने के बाद मुझे घर ले आया गया। मेरी जेठानी ने मेरा देखभाल किया। मैं इस काबिल न थी कि मैं उठकर खुद से बाथरूम भी जा सकती थी, लेकिन फिर भी मैं इस हालात में मैं अपने बच्चों को संभालती थी। बच्चे रोते तो मैं अपने पति को कहती कि सुनील, थोड़ा सा बच्चों को संभाल दो, मैं अकेले दोनों को नहीं संभाल पा रही हूँ। यह बच्चे सिर्फ मेरे ही बच्चे नहीं हैं, वह आपके भी बच्चे हैं। लेकिन वह मेरी एक न सुनता। मेरा पति दूसरी तरफ मुँह फेर कर सो जाता या फिर दूसरे कमरे में चला जाता सोने के लिए, लेकिन वह बच्चे को नहीं देखता था। मैं ही किसी तरह से अपने बच्चे को संभालती थी। रात भर अकेली जागती थी, लेकिन उसे मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आता था। किसी तरह से मेरे बच्चे 3 महीने के हो गए। 3 महीना गुजर गया और इन 3 महीनों में मेरा पति बच्चों को एक नज़र भी नहीं देखा था। एक रात बच्चे बहुत रो रहे थे, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। किसी तरह से मैंने बच्चों को संभाला और सुलाया। मेरे पति वहीं पर मौजूद था। मैंने अपने बच्चों को जैसे ही सुलाया और सोची कि मैं भी आराम कर लेती हूँ, लेकिन मेरा पति मेरे हाथों को पकड़ने लगा, मेरे शरीर को छूने लगा। मैंने मना किया कि मैं अभी खुद को संभाल नहीं पाई हूँ, मैं अभी वह सब नहीं कर सकती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कर सकूं। लेकिन वह नहीं माना और ज़बरदस्ती उसने मेरे साथ संबंध बनाए। मैं खून से लथपथ हो गई थी। किसी तरह मैं खुद को समेटकर बाथरूम में चली गई। अपने कपड़े बदलकर मैं अपने बच्चों के साथ सो गई। अब हर दिन मेरा पति इसी तरह करने लगा। मैं धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होती चली गई। वक्त इसी तरह गुजरता चला गया और मेरे बच्चे 6 महीने के हो गए। मेरा पति सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। वह तो दिन ब दिन और भी दरिंदगी की हद पार कर रहा था। मेरे साथ मारपीट करता, मेरे बच्चे रोते तो वह गुस्सा करता। मैं उससे कहती, सुनील जी, मेरे लिए ना सही, कम से कम आप अपने बच्चों के लिए ही कुछ कीजिए। मैं नहीं कह रही कि आप कोई बड़ा काम करें, कोई छोटी मोटी ही काम कर ले जिससे मैं इन बच्चों के लिए दूध ला सकूं। लेकिन मेरे पति ने कहा कि क्यों, मैंने कहा था बच्चे पैदा करने के लिए, जाओ अब खुद ही उनके लिए दूध लेकर आओ, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करो। मैं कुछ भी नहीं जानता। मैंने फिर से घर से निकलना शुरू कर दिया। मैं अपने बच्चों को जेठानी के पास छोड़कर पास के ही सरकारी हॉस्पिटल में साफ सफाई की काम करने लगी। वहाँ से मुझे महीने में 4 से 5 हज़ार रुपये मिलने की बात हुई थी। मैं खुश हो गई थी कि चलो उन पैसों से मेरे बच्चों के लिए ज़रूरत के सामान आ जाएंगे। मुझे सिर्फ अपनी ज़रूरत की और बच्चों की ज़रूरत के लिए पैसे चाहिए थे। घर के खर्चे तो मेरे जेठ जी ही उठाते थे। घर चलाने की मुझे टेंशन नहीं होती थी। मेरे जेठ जी भी कोई बड़ी नौकरी नहीं करते थे। जो भी पैसे कमाते थे वह थोड़ी बहुत अपने लिए खर्च करते थे और बाकी घर के राशन पानी में ही लगा देते थे। मेरी जेठानी की कोई औलाद नहीं थी। मेरी जेठानी बांझ थी। वह मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरे बच्चे से भी बहुत प्यार करती थी। लेकिन वह भी मेरे पति से तंग आ चुकी थी, क्योंकि मेरा पति अपनी भाभी से भी बहुत बदतमीजी करता था। इसलिए मेरी जेठानी भी मुझसे और मेरे पति से दूर दूर ही रहती थी। वक्त इसी तरह से गुजरता चला गया और अस्पताल में काम करते हुए मुझे 1 महीना हो गया। मैं बहुत खुश थी कि चलो आज मुझे सैलरी मिलेगी और मैं अपने बच्चों की ज़रूरत के सामान ले आऊँगी। लेकिन मेरा पति उन पैसों को भी मेरे पास नहीं रहने दिया था। वह पैसे मैं छुपा कर रखती तो वह चुरा कर ले जाता था। एक दिन तंग आकर मैंने उससे बहुत लड़ाई की। मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने उससे कहा, बस अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। लेकिन मेरे पति ने मुझे धमकी दिया कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रह सकती तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम कहाँ जाओगी मुझे छोड़कर? तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा और वहीं पर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं उसकी बातें सुनकर ठिठक कर रह गई थी। दिन इसी तरह से गुजर रहा था। एक दिन मेरे बच्चे रात भर बहुत परेशान कर रहे थे। किसी तरह से मैंने अपने बच्चों को चुप कराया और सुलाया। मेरी आंख खुली, सुबह का वक्त था तो मेरा पति भी मेरे साथ बिस्तर पर था। सुबह सुबह का टाइम था। उसने मेरे साथ वह सब कुछ करना चाहा। मैंने कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं यह सब नहीं कर सकती। रात भर मेरे बच्चों ने बहुत तंग किया है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझे आराम करने दे। लेकिन वह नहीं माना और उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मैं जब उसे खुद से दूर कर रही थी तो उसने मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और इस मारपीट के दौरान उसने मुझे पेट पर ऐसे मारा कि मेरा पेट का टाँका टूट गया। मैं खून से पूरी तरह भीग चुकी थी। उस आदमी ने मुझे उठाया और हॉस्पिटल लेकर चला गया। मेरे पेट में फिर से टाँका लगाया गया। मैं रो रही थी, तड़प रही थी, चिल्ला रही थी। किसी तरह से अस्पताल में 2 दिन गुजरा। मेरे घर वाले मुझसे मिलने आए थे। मुझे मेरे घर वालों से भी नफरत हो चुकी थी कि उन्होंने मेरे ऐसे इंसान से शादी करवाई
आई। जो हैवान है, मैं अपने घर वालों से भी सीधी मुँह बात नहीं कर रही थी। मेरे पापा ने मेरे पति को समझाया तो मेरे पति ने समझने की कोशिश की। मेरे घर वाले चले गए थे। मेरा पति मुझे घर ले आया। किसी तरह से उन्होंने 10 दिन अच्छे से मेरे साथ गुजारा, लेकिन फिर वह मेरे साथ वही सब करना शुरू कर दिया। इंसान की जो फितरत होती है वह कभी नहीं बदलता। अब तो मुझे मेरी ज़िंदगी से मन उब गया था। अब मुझे जीने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। अब मुझे मर जाने को दिल करने लगा था। मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। तभी मेरी नज़र मेरे बच्चों पर पड़ी जो बहुत रोए जा रहे थे। फिर मैं सोचने लगी, आज तो मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चों को कौन देखेगा? मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यह आदमी तो मेरे बच्चों को एक नज़र भी नहीं देखेगा। मैं अपने बच्चों के लिए रुक गई और अपने दोनों बच्चों को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं सोच रही थी, कोई आदमी इतना भी भेड़िया कैसे हो सकता है? मैं अपने बच्चों को सीने से लगाए सो गई थी। 2 महीने बाद पता चला कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। मैं सोच में पड़ गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। जब इन बच्चों को इस आदमी ने एक नज़र भी नहीं देखा तो तीसरे बच्चे को वह क्या देखेगा? इसलिए मैं इस बच्चे को लाना ही नहीं चाहती थी। मैं हॉस्पिटल गई और मैंने डॉक्टर से बात की। मैंने कहा मुझे अबॉर्शन करवाना है। डॉक्टर ने मेरे पति को खोजा। मैंने कहा कि वह नहीं आए हैं। डॉक्टर ने कहा कि आपके साथ कोई होना चाहिए, लेकिन मैं किसे अपने साथ लाती? मैंने अपने पति को कहा कि चलो डॉक्टर के पास, लेकिन वह नहीं आया था। मैंने डॉक्टर से बहुत विनती की कि मेरा अबॉर्शन कर दे, तो वह तैयार हो गए। डॉक्टर ने कहा मैं अबॉर्शन करने के लिए तैयार हूँ, आप पैसे जमा कर दें। यह सुनकर तो मेरा सर चकरा गया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं बिना किसी को कुछ बताए हॉस्पिटल से बाहर निकल आई। मैंने सोच लिया कि मैं सरकारी हॉस्पिटल चली जाऊँगी। मैं सरकारी हॉस्पिटल गई तो वहाँ पर भी मेरे पति को खोजने लगा। मैंने कहा मेरा पति मेरे साथ नहीं आया है, आप अबॉर्शन कर दें, लेकिन वहाँ पर भी डॉक्टर ने मना कर दिया। वह अबॉर्शन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब मुझे इस बच्चे को इस दुनिया में लाना ही था। देखते देखते मेरा तीसरा बच्चा भी इस दुनिया में आ गया। मेरे दोनों जुड़वा बच्चे अब 1.5 साल के हो चुके थे और मेरा यह छोटा बच्चा 3 महीना का हो चुका था। मैं पागलों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी और वह इंसान जिसे कोई मतलब नहीं होता था, मैं उससे नफ़रत करने लगी थी। उसको देखती तो मुझे घिन आता था। एक दिन मैंने उससे लड़ाई की तो उसने भी मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और मुझे इतना मारा कि सारे मोहल्ले वाले लोग जमा हो गए थे। मेरे जेठ और जेठानी छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह आदमी मुझे मारे जा रहा था। मुझे घसीट घसीट कर मार रहा था। मेरे बच्चे रोए जा रहे थे और उन सारे मोहल्ले वालों और जेठ के सामने मेरा कपड़ा उसने फाड़ दिया। यह देखकर मेरे शरीर ठंडा पड़ चुका था। मेरी रूह कांप उठी थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं जिस हालात में थी, फटे कपड़े में ही, उस हालात में ही मैं दुपट्टे को अपने बदन पर लपेटी और मैं थाने चली गई। वहां पर मैंने रिपोर्ट लिखाई। महिला पुलिस ने मेरी हालात देखकर वह फ़ौरन मेरे साथ मेरे ससुराल आई। मेरी हालात को ही देखकर वह समझ चुकी थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं अपने पति के खिलाफ खड़ी हो गई। उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया। वह मुझसे माफ़ी मांगने लगा, कह रहा था कि मुझे एक मौका दे दो, मैं सुधर जाऊंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन मैं उस दरिंदे को कैसे माफ़ कर सकती थी? मैंने उसकी एक ना सुनी, क्योंकि मेरा दिल उससे पूरी तरह टूट चुका था। मैं उससे नफ़रत करती थी, इतनी नफ़रत कि कोई किसी से नहीं करता होगा। मेरी जेठानी मेरे पास आई और कहने लगी, भूमि देखो, तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। देखो, तुम टेंशन मत लेना। किसी भी चीज़ की मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम देखो, तुम काम करना चाहती हो ना, तो करो। मैं तुम्हारे तीनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालूंगी। मैं अपनी जेठानी के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने मुझे तसल्ली दी। मैं भी अब धीरे धीरे संभलने की कोशिश करने लगी। दिन इसी तरह बीतता गया। 1 महीने के बाद मैं घर से निकलने लगी। मैंने अपने लिए प्राइवेट जॉब की तलाश की। मुझे एक कंपनी में जॉब मिल गया। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जितनी मैं खूबसूरत थी, मेरी किस्मत उतनी ही काली थी। मुझे जिस कंपनी में जॉब मिली थी, वहाँ पर मेरी सैलरी 10,000 थी। मैं बहुत खुश थी। धीरे धीरे मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गई थी। वक्त की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि 10 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आज मेरा पति जेल से छूट कर घर आने वाला था।
10 साल बाद आज फिर से मेरे सारे जख्म ताज़े हो रहे थे, क्योंकि उस इंसान का चेहरा दोबारा से मेरी आंखों के सामने आने वाला था। मैं सोच रही थी कि अब मैं यहाँ से अपने बच्चों को लेकर चली जाऊँ, लेकिन मेरी जेठानी ने मुझे रोक लिया। कहने लगा, भूमि रुक जाओ, देखो मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकती। मेरी 2 बेटियाँ थी, उन दोनों बेटियों को मैं हॉस्टल में डाल चुकी थी। वह हॉस्टल में ही पढ़ाई कर रहे थे और मेरा बेटा डुग्गू वह मेरी जेठानी के पास ही रहता था। मेरी जेठानी ने ही उसकी सारी जिम्मेदारी उठा रखी थी, उसका पालन पोषण वही करती थी और डुग्गू मेरी जेठानी को ही माँ कहता था, मुझे छोटी माँ कहता था। मैं अपनी जेठानी के कहने पर रुक गई थी। मेरा पति शाम को जब घर आया तो वह सीधे आकर मेरे सीने से लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। मेरे पैर पड़ने लगा, मेरे पैरों में गिरकर रोने लगा। भूमि, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं उन सारे पापों की प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इन 10 सालों में मैंने तुम्हें पल पल याद किया है, तुम्हारे साथ किए हर जुल्म को याद करके भगवान से माफ़ी मांगा है। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन मैं तुम्हें याद ना करता था। मैं तुम्हें याद कर कर के खुद को जख्म देता था। तुम मुझे माफ़ कर दो और देखो, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा, तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुमसे दूर जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। मैं तुम्हारी नफ़रत के ही काबिल हूँ। तुम कितनी अच्छी हो, मुझे बस एक मौका दे दो और मुझे माफ़ कर दो, मुझे दिल से अपना लो। मैं तुम्हें बहुत प्यार देना चाहता हूँ। देखो, मैंने जितने भी पाप किए हैं उन सारे पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ और इन 10 सालों में मैंने बहुत खून के आंसू रोए हैं, तुम्हें पल पल याद किया है, अपने बच्चों को याद किया। अपने बच्चों को मैं सीने से लगाना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों को बाप का प्यार देना चाहता हूँ। मैं खामोश खड़ी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तभी डुग्गू कमरे से बाहर आया और कहने लगा, छोटी माँ, ये अंकल कौन है? क्या यह हमारे घर पर रहने के लिए आए हैं? मैंने कहा, नहीं बेटे, तुम अंदर जाओ। मैं यह आदमी इस काबिल नहीं था कि मैं उसके बारे में डुग्गू को कुछ कह पाती कि यह तुम्हारा बाप है, क्योंकि वह तो जेठ जी को अपना बाप मानता था। सुनील डुग्गू को देखकर उसको सीने से लगाने के लिए लपक पड़ा था, लेकिन मैंने डुग्गू को अंदर भेज दिया। मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाने दिया, क्योंकि इसने जो मेरे बच्चों के साथ किया था मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। मैं अपने जुल्म को तो भूल सकती हूँ, मेरे ऊपर किए गए हर जुल्म को भुला सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों पर किए गए जो जुल्म को नहीं भूल सकती। उस वक्त मेरे बच्चों को बाप के प्यार की ज़रूरत थी। उस वक्त यह इंसान मेरे बच्चों से मुंह फेरा हुआ था। वह कैसे भूल जाऊं? मैं अपने कमरे में आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं कैसे उस इंसान को माफ़ कर दूं जिसने मेरे जिस्म में इतने सारे जख्म दिए थे? मैं उन सारे जख्मों को कैसे भुला दूं? आज वह सारे जख्म मेरे ताज़ा हो चुके थे। मैं कैसे माफ़ कर दूं उस इंसान को जिसने मुझे इतना रुस्वा किया, इतना जलील किया था? मैं कमरे में रो ही रही थी कि मेरा पति मेरे पास आया और कहने लगा, देखो भूमि, मैं नहीं कह रहा कि तुम मुझसे प्यार करो। तुम्हें जब लगे कि मैं सुधर गया हूँ तभी तुम मुझसे प्यार करना, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। मुझे माफ़ तो कर ही सकती हो, मुझसे जो हो पाएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसकी एक बात न सुनी। मैं अपने बेड पर करवट लिए सो गई। वह दूसरे कमरे में चला गया और सो गया। सुबह हुआ तो मैं नाश्ते बनाने के लिए किचन में गई। मैंने नाश्ते की तैयारी की। मेरी जेठानी भी मेरे साथ किचन में थी। हमने देखा कि मेरा पति कमरे से बाहर आया, आंगन में लगे नल से चेहरे को धोया और उसने चुपचाप बिना कुछ खाए घर से निकल गया। मैं समझ गई थी कि यह कहाँ जाएगा। जिसकी जो फितरत होती है, नशे की आदी, यह वही जा रहा होगा। मैं और मेरी जेठानी हम समझ चुके थे कि यह शाम को ही वापस लौटेगा और नशे में धुत होकर आएगा, लेकिन हमारी सोच गलत साबित हुई। हमने देखा तो वह शाम को वापस जरूर घर आया था, लेकिन वह नशे में नहीं था। उसके हाथों में डुग्गू के लिए कुछ खाने की चीज़ें थी। उसने डुग्गू को दिया। डुग्गू उसे लेकर अपने कमरे में चला गया। मैं बस देख रही थी। मैंने भी कुछ नहीं कहा और मैं भी कमरे में वापस आ गई। मेरा पति दूसरे कमरे में चला गया। दूसरा दिन भी इसी तरह हुआ। उसने बिना कुछ खाए घर से बाहर निकल गया। शाम हुई तो वह घर पर मिठाई लेकर आया और उसने पहली बार ऐसी बात कही कि हम हैरत में पड़ गए। मेरी जेठानी को उसने आवाज़ दिया और कहा, भाभी, मुझे काम मिल गया है, क्या आप मुझे बधाई नहीं देंगे? मेरी जेठानी भी हैरान हो गई थी, क्योंकि उसने कभी सीधे मुँह भाभी से भी बात नहीं किया था। मेरी जेठानी भी खुश हो गई, कहने लगी, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हें वाकई काम मिला
मिला है तो अच्छे से काम करो, मन लगाकर काम करो और अपनी पत्नी को खुश करो। सुनील कहने लगा, भाभी वही तो कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है जो मैंने भूमि के साथ किया है उसे मैं पीछे जाकर सही तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि भूमि को जितनी भी तकलीफ़ मैंने दिए हैं वह सारे के सारे इसकी ज़िंदगी से मिटा दूँ। मैं वहीं खड़ी सुन रही थी, मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं हैरान थी कि क्या यह वही इंसान है जो मेरे साथ कभी ऐसा सलूक किया करता था जैसे एक हैवान करता हो। क्या यह वाकई सुधर गया है? खैर, वक्त इसी तरह गुजरता गया। मैं भी काम पर जाती थी। एक दिन मेरा पति मेरे पास आया और कहने लगा, भूमि देखो मैं काम कर रहा हूँ और मुझे अच्छा काम मिला है। मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर जाकर काम करो, तुम घर पर रहो। तुमने बहुत मेहनत किया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कमाऊँ और तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूँ। तुम घर पर रहो और खुश रहो। तुम जहाँ बोलोगी, जैसा बोलोगी मैं वहाँ लेकर जाऊँगा और वैसा करूँगा। बस तुम खुश रहो। मैं उसकी ऐसी बातें सुनकर हैरान थी। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था कि क्या यह मैं सपना देख रही हूँ या फिर यह एक झूठ है। मेरा पति रात को फिर से मेरे कमरे में आया और वह फिर से मुझसे माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, भूमि मुझे माफ़ कर दो। वह हर रात मुझसे ऐसे ही माफ़ी मांगता था और मैं मुंह फेर लेती थी। दोस्तों, अब आप ही बताएं, क्या मुझे अपने पति को माफ़ कर देना चाहिए? क्या उसे माफ़ करके अपना लेना चाहिए? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब आप ही मेरी मदद करें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।